वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है संडे को जेकेएसएसबी ने इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का जो पेपर कंडक्ट करवाया है उसके हमने जीके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम रीजनिंग एंड इंग्लिश क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखते हैं किस लेवल के रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हम देखते हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश के, जो कि सिंपल थे, इतने मुश्किल नहीं थे। अभी दो जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड का और इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, जीके पोर्शन को यहाँ पर टफ किया गया है कहीं ना कहीं। बाकी सेक्शंस इजी रही हैं। जैसे इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की देखें तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स इजी किया है, जीके को टफ किया है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस टफ डाले थे, ऑलमोस्ट इजी था रीजनिंग मैथमेटिक्स इंग्लिश, लेकिन जीके पोर्शन को और कुछ अदर सेक्शंस को टफ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है सरफेस पे कोई चीज़। सरफेस का आपको बताया था रूल हमने, माई वॉच इज डैश द टेबल। कोई चीज़ सरफेस के ऊपर है, टच में है, तो उसके लिए क्या लगेगा, माई वॉच इज ऑन द टेबल। सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से था, द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। बताओ क्या रहेगा आंसर। देखो यहाँ बात प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है और ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पर्पस के लिए दी जाती है। तो पर्पस यहाँ पर यूज हो किस पर्पस के लिए, माई कफ, हमारी खांसी, मेरी खांसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी जा रही है। जहाँ पर्पस की बात आई तो वहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये हमने पढ़ाया आपको। प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन थे जो अभी हम बात कर रहे थे। पहला क्वेश्चन आपको सीधा ऑन से है। ऑन पे आपको हमने कहा था, ये टेबल में आप देखें, ऑन में हमने कहा था ऑन द सरफेस, कोई सरफेस पे चीज़ है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ बुक की जगह आपको कुछ और पूछा है, लेकिन सरफेस की बात है तो ऑन द टेबल ही आएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपको पर्पस के रिलेटेड। यहाँ पर अगर हम देखें पर्पस के रिलेटेड प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, तो यहाँ पर पर्पस था क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन किस पर्पस के लिए, खांसी के लिए दी जा रही है, तो इसीलिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता उस डैश में। द चेयर इज डैश फॉर सिटिंग, किसके लिए होती है, कुर्सी बैठने के लिए। प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए है, खांसी के लिए, तो इसीलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, एट डैश इक्वेटर सनराइज अकर्स एट द सेम टाइम ईच डे। इक्वेटर, जब हम डायरेक्शंस में देखते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इक्वेटर, तो वहां पर क्या, कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है। तो यहां पर आपको बता दें, इक्वेटर की बात चल रही है, यहां पर द का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल द जो हमने बताया है आपको, द के जो रूल्स हैं, इसमें अगर हम थोड़ा सा यहां पर देखते हो नीचे, ये पॉइंट आप यहां पर देखें, बिफोर, द इज यूज बिफोर इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइंस। इमेजिनरी जियोग्राफिकल लाइन हो या डायरेक्शन हो, दोनों के पीछे द लगेगा। तो इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जियोग्राफी में, तो वहां पर भी द लगेगा। द इक्वेटर, ये आप देख सकते हो, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या द नॉर्थ, द साउथ, इस तरीके ये पॉइंट लिखा है। द के उतना नहीं आपको कि 50, 100, 1000 होंगे, ऐसे ये द है, बस इतना द है। आर्टिकल का जो हमने द पढ़ाया है इतना है। इसके बाद आपका ये आप एन देखें तो एन का इतना है बताया है, और इसी से ही निकल आता है क्वेश्चन। अगर बाय द वे इन रूल में नहीं है कोई चीज़, तो उसका मतलब उसका जनरल रूल लगेगा। जनरल क्या है, जनरल आपका होता है कि ए जो है वो लगेगा, कंसोनेंट के पीछे ए लगेगा और वावल्स के पीछे दा लगेगा, ये जनरल रूल है। सॉरी, वावल के पीछे एन लगेगा, ये जनरल रूल, अगर इनमें से कोई पार्टिकुलर रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखते हो, आई एम गोइंग टू डैश कंसर्ट टुमारो, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसमें क्या लगाओगे, यहां पर सिंपली कंसर्ट सी से स्टार्ट है, सी कंसोनेंट है, कंसोनेंट के पीछे क्या लगता है, ए, बस कोई पार्टिकुलर इसमें रूल नहीं है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो आएगा, सिंपली ये आंसर रहेगा। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हैं, दोनों इजी पूछे गए थे। हमने आपको कहा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में जब पहला सेंटेंस होता है, आप सिंपली समझ सकते हो, बाय अलाइनिंग द इंडिविजुअल गोल, बाय से शुरू नहीं होगा, विद से नहीं होगा, ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस वे नहीं होगा, सिंपली कोई वर्ड होगा। इफेक्टिव लीडरशिप पहला होना चाहिए आपका, इसका मतलब है क्यों पहला है, दो यहाँ पर सिंपली कट जाते हैं। अब अगर इसको आप पढ़ो तो क्या बनेगा, आपको क्या इसका सेंटेंस बनता है, पढ़ के बताओ मुझे। पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है नंबर 1 इफेक्टिव, 2 ऑप्शन तो कट गए। नंबर 1 आपका इफेक्टिव लीडरशिप, बाई इफेक्टिव लीडरशिप के बाद बाई लाइनिंग आ सकता है, नहीं ये नहीं आएगा। इफेक्टिव लीडरशिप विद अ शेयर्ड विजन एंड पर्पस, एस आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में एस है नहीं, क्या के बाद पी ही इसका सिंपली आंसर रहेगा अगर आर नहीं आता, ठीक है। तो आपका आंसर ए आ जाएगा, क्यू के बाद पी आएगा। इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स विद अ शेयर्ड विजन एंड पर्पस, तो आपका आंसर ए रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 अगेन रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस बताया है। कैन नॉट से शुरू होगा, मुझे बताओ नहीं होगा, ठीक है, पी से शुरू नहीं होगा, कट गए 2 ऑप्शन सीधा सीधा। कम्प्लेक्स से हो सकता है, दैट से शुरू नहीं होगा, आर अगर ऑप्शन में है नहीं वैसे तो नहीं तो काट देते। तो पहला सिंपली आपका बट से भी नहीं होगा, इतना आपको पता है पहला ऑप्शन क्या है, पहला आपका क्या रहेगा, पहला पॉइंट क्या हो, ठीक है। अब आप जोड़ो बनाओ, मुझे बताओ क्या रहेगा इसका, सोचो। कम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बट डिमांड, देखो बट तो आएगा नहीं, क्यों के बाद एस नहीं आएगा, चलो एस ऑप्शन में है ही नहीं था। कम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड, दैट आ सकता है, दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स, एफर्ट्स के बाद कैन नॉट दिया यहाँ पर, अगर हम दैट को लेते हैं तो क्यों आर के बाद पी दिया है तो ये बनता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका सीधा सीधा ए रहेगा। ए क्या है, कंप्लेक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एड्रेस्ड थ्रू द आइसोलेटेड एक्शंस बट डिमांड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड गोल्स एफर्ट। तो आपका सिंपली आंसर ए रहेगा। यहाँ तक देखिए, इंग्लिश में से अभी तक मैं कहूँ 6 में से 6 मार्क्स आपके हो जाने चाहिए, जो अभी एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं वीडियो। अब हम बात करें अगर साइनोनिम एंटोनिम्स की, तो इसमें इतने टफ नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ा है तब भी सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आता है तो इंग्लिश की मीनिंग से भी यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हिज एक्सप्लेनेशन। ये देखना, अब ये सेंटेंस पढ़ो, आपको होपफुली समझ आ जाएगा। हिज एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिगस, उसकी जो एम्बिगस वर्ड वैसे भी यूज करते हैं जनरली इंग्लिश में आमतौर पे, उसकी एक्सप्लेनेशन एम्बिगस थी, लीविंग द ऑडियंस कंफ्यूज, जिसकी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज रहेगी। देखो उसकी एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट तो थी नहीं, डायरेक्ट होती तो सब समझ जाते, क्लियर तो थी नहीं, कंफ्यूज हो गया ऑडियंस, प्रिसाइज तो थी नहीं, पार्टिकुलर प्रिसाइज ना पितुली जो कि सीधा दिमाग में घुस जाए, तो सिंपली अनसर्टन रहेगा एम्बिगस का आपका साइनोनियम। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, यहाँ पर साइनोनिम, अगेन साइनोनिम पूछा है। द स्पीकर्स आर्गूमेंट्स वाज कंपेलिंग, स्पीकर के जो आर्गूमेंट्स थे वो कंपेल कर रहे थे, एनफ बहुत ज्यादा कंपेल कर रहे थे, टू परस्यू द ऑडियंस, द ऑडियंस को परस्यू करने के लिए। आप कन्विंसिंग कर रहे थे, क्रिटिसाइजिंग कर रहे थे, बोरिंग कर रहे थे, हार्श। बोरिंग तो हार्श आपको पता होगा नहीं, स्पीकर आर्गूमेंट बोरिंग और हार्श थोड़ा करेगा ऑडियंस को, वो करेगा स्पीकर अपने आर्गूमेंट से ऑडियंस को क्या करेगा बता। स्पीकर अगर कोई सपोज पार्लियामेंट है, उसका स्पीकर को बोल रहा है तो ऑडियंस को क्या करेगा, वो बोलने वाले, या किसी भी मजलिस का स्पीकर है तो वो ऑडियंस को बोर करने के लिए कंपेल करेगा या हार्श करने के लिए, नहीं करेगा, सिंपली दो तो नहीं है। क्रिटिसाइज क्यों करेगा, वो तो कन्विंस करने के लिए, सिंपली आपका आंसर ए बनता है। इतना थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए अगर नहीं भी पढ़ा है डायरेक्ट वर्ड। अच्छा, अगर आपने ये आइडियम नहीं पढ़ा है फिर भी अगर आप कोशिश करते हो तो आंसर निकल आ जाता है, आप खुद ट्राई करके देख लो। व्हाट डज द आइडियम ब्रेक द आइस मीन, ब्रेक द आइस का एक मुहावरे होते हैं, मुहावरे का मतलब आप कहोगे ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो सकता है, टू बिल्ड अ वॉल, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करो, टू कॉज अ डिस्ट्रप्शन कर दो, मेक मिस्टेक, देखो मेक मिस्टेक तो बिल्ट वाल तो बिल्कुल नहीं बनता, टू कॉज अ डिस्ट्रप्शन, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीट शुरू करो, बताओ क्या रिस्क था, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब आप मुंह तो खोलो भाई, बात तो शुरू करो, सिंपली आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज आइडियम हिट द नेल ऑन द हेड, नेल हिट द नेल ऑन द हेड, सीधा निशाने पे थोड़ा लगाना है आपने, हैम्बर आपने सीधा कील के सीधा सर में लगाना है, हिट द नेल ऑन द हेड, बताओ क्या हो सकता है इसका मतलब। टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, टू मिस द टारगेट, देखो हिट द नेल ऑन द हेड है, मिस द टारगेट कहाँ होगा, टारगेट तो लगेगा, टू हिट समथिंग हार्ड, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट, बताओ क्या रहेगा आंसर। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्ट सीधा निशाने पर लगाओ, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट की बात है, यहाँ पर आंसर डी रहेगा। ये 10 क्वेश्चन थे और होपफुली मुझे जहां तक लग रहा है इंग्लिश में से आपके, अगर आपने एग्जाम दिया या लेवल का देखें तो इंग्लिश में से 10 हो सकते हैं, ठीक है। जीके की मैं कह रहा हूं कि जीके कोई जो भी एग्जामिनर जीके को पेपर सेट करने वाला जो बैठा है इस बार पिछले 1-2 पेपरों में, वो कोई अच्छे लेवल का पेपर सेट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, बाकी जो है सब्जेक्ट जा रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग की आप बात कर लेते हैं, देखते हैं रीजनिंग में क्या आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर रीजनिंग में हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, अब रीजनिंग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइनोनियम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछा गया, सैलोगिज्म से। तो आपको मैंने कहा था जब सैलोगिज्म का क्वेश्चन आया तो वेन डायग्राम जल्दी से बना दो। वेन डायग्राम कैसे बनानी है आपको मैंने बताया है, रीजनिंग के जो भी लेक्चर हैं हमारे, हम अपडेट भी लाने वाले हैं रीजनिंग पे। और यहाँ पर आपको बता दें, ऑल साइंटिस्ट आर रिसर्चर्स, देखो पहले आपने साइंटिस्ट बनाई, ये जो साइंटिस्ट हैं
ये सारे के सारे रिसर्चर के अंदर डाल दो आप, ये रिसर्चर आ गए। क्लियर है, इतना बन गया। नो रिसर्चर इज अ पोइट, कोई भी जो रिसर्चर है वो पोइट नहीं है, ठीक है। रिसर्चर ये जो है, ये पोइट इधर डालिए, ये जो पोइट है, ये पोइट रिसर्चर का जो बड़ा सर्कल है, पोइट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइड पे कहीं बना दो पोइट, जी सिंपल सी वेन डायग्राम। अब मुझे बताओ नो साइंटिस्ट इज पोइट, ये जो साइंटिस्ट वाला सर्कल है इसका कोई भी हिस्सा पोइट में नहीं है। पोइट तो सीधा बाहर है ना, इसके बीच में है, साइंटिस्ट के बीच में पोइट का कोई हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो इसका बात मतलब सही कह रहे हैं, नो साइंटिस्ट इज अ पोइट। सम रिसर्चर्स आर डेफिनेटली साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर जो बड़ा सर्कल का कुछ पार्ट है वो साइंटिस्ट है, ये नीचे छोटा सर्कल अंदर डेफिनेटली, ये बात भी सही है, दिख रहा है आपको डायग्राम, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंक्लूजन सही है, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ये सिंपल था क्वेश्चन, ये तो हो जाना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया है, आपको बताया है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एट 5 PM शाम की बात है, 5 बजे शाम के, ठीक है। एक कोई बंदा है, मिस्टर फ्योद है, इज स्टैंडिंग फेसिंग टावर, एक टावर है, उसको उसकी तरफ मुड़ा हुआ बंदा खड़ा। अब ये बताया नहीं है, ये टावर है, बंदा, ये जो बंदा है मिस्टर फ्योद, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ, ये आपको क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन में, दिखा कहीं क्लियर? इसका मतलब है आगे, इसका मतलब आपको समझना है कहाँ खड़ा है वो। स्टैंडिंग फेसिंग द टावर की तरफ देख रहा है, लेकिन अब ऊपर से नॉर्थ से साउथ से वो नहीं पता। हिज शेडो, जो हिज शेडो फॉल्स एग्जैक्टली टू द राइट, टू हिज राइट, इस जो बंदा है इसका शेडो राइट तरफ इसका गिर रहा है। सूरज कहाँ होगा, मैं 5 बजे मैं बताऊँ, ईस्ट में होगा वेस्ट में? सूरज तो वेस्ट में होगा ना, सन जो है शाम को किधर होगा, वेस्ट की तरफ। तो अगर हम बंदा बोल रहा है कि इस बंदे का शेडो उसके राइट पे गिर रहा है, उसका मतलब बंदा ये खड़ा है, ठीक है, ये है बंदा। मिस्टर फ्योद जो है वो इधर खड़ा है, तभी तो इसका शेडो राइट साइड पे गिरेगा। इतनी बात आपको समझनी है। फेसिंग द टावर, तो उसका मतलब है, सॉरी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, फेसिंग द टावर, यानी ये ऐसे एरो, ये बंदा, ये मिस्टर फ्योद, ये है फेसिंग द टावर, ये है टावर आपका, ये टावर की तरफ देख रहा है, ठीक है। इतना आपको समझना था और क्वेश्चन हो जाता है आपका। आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद ही टर्न्स 180 डिग्री, 180 घुमा, ये 300, ये पूरा होता है कितना, पूरा सर्कल इसका 180 हो गया आधा, 180 घुमा, यानी मतलब 180 क्या होता है, 180 घूमने का मतलब ये हो गया 90 और 90 180, पूरा उल्टा घूम गया। जैसे ऊपर मुड़ा था 180 घूमने का मतलब हुआ इधर नीचे मुड़ गया, ठीक है। अब वो किधर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, यहाँ नीचे की तरफ मुड़ा है। एंड स्टार्ट वॉकिंग, नीचे की तरफ चल रहा है, नीचे स्टेट नीचे की तरफ चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग, तो सिंपल नीचे, नीचे साउथ की तरफ चल रहा है। आंसर क्या रहेगा, ये सी, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, आंसर आपका सी रहेगा, साउथ आपका आंसर रहेगा। समझ गया आप? क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस जो आपको ये दिया है सीरीज, इसको देखो, थोड़ा समझो, कोशिश करो कि क्या यहाँ पर आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते रहो। ए डैश डी डैश के डी ए डैश डी एफ के डैश ए डी एफ के दोबारा डी एफ के डी। सोचो कुछ आ रहा है माइंड में? देखो पहला एक तो इधर क्लियर भी हो रहा है, इधर सी लिख दो, पहले में सी लिख दो, क्योंकि सब ऑप्शन में सी है, उसका मतलब पहले में सी ही रहेगा। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 1 सेकंड। लो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, पहले में सी रह गए। ए भी आप पढ़ो, ए सी डी डैश के डी ए डी एफ के साथ में होगा, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ए सी डी एफ के, इसका मतलब है डी एफ के, इसका मतलब इधर एफ होगा, इतना आपको समझा रहा है। ए सी डी उसका मतलब है ए सी डी एफ के डी ए सी डी एफ के डी, ए सी डी एफ, इसका मतलब इधर ए होना चाहिए, सॉरी इधर सी होना चाहिए, सी, ए सी डी एफ के बाद क्या है, इधर देखें हम तो डी एफ के डी होता है, इधर डी होना चाहिए, इधर सी होना चाहिए। तो क्या बना आपका सी एफ सी डी सी, आपका आंसर बी रहेगा। यही है, ध्यान से देखो तो निकल आता है, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इजी है, हमने पढ़ाया आपको। एम इज द मदर ऑफ एन, बताओ एम, देखो इतना आपको बताया, ब्लड रिलेशन में मदर ऊपर की तरफ, उसके ऊपर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो भी आएगा, नीचे की तरफ सन डॉटर, आगे पीछे भाई बहन बीवी, जो अपने रेंज के बंदे, जो उस जनरेशन 1 जनरेशन 2 ऐसा, इतना तो आपको कंसेप्ट होना चाहिए। एम इज द मदर ऑफ एन, इसका मतलब एम जो है वो एन की मदर है, एन नीचे आएगी, एन जो है एन की मदर है, एम इज द मदर ऑफ एन, ओके। एन इज द ब्रदर ऑफ ओ, एन जो है वो भाई है किसका, ओ का भाई है एन। ओ इज द वाइफ ऑफ पी, ये लड़की है, बहन है, मतलब ये बहन भाई हो गया एन। ओ जो है ये वाइफ है पी की, 2 लाइन लगानी होती है वाइफ के बीच में, तो ये पी की वाइफ है, पी हस्बैंड है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ओ पी, क्लियर है, ओ पी हस्बैंड वाइफ हो गए। पी इज द सन ऑफ क्याऊ, पी जो है वो क्याऊ का बेटा है, पी क्याऊ का बेटा है। हाउ ओ इज रिलेटेड टू क्याऊ, क्याऊ जो है पी का
क्यू जो है, पी क्यू का बेटा है, ओ क्या लगा क्यू का, ओ का रिलेशन बताना है। देखो पी तो ओ जो है हस्बैंड वाइफ है, अगर पी इज द सन ऑफ क्यू, क्यू का बेटा है, तो इसका मतलब है ओ क्यू का क्या लगा, ओ जो है लगी क्या लगी, तो डॉटर इन लॉ लगी, ठीक है। जो वो फादर है मदर है जो भी है क्यू, लेकिन वो डॉटर इन लॉ लगती है। सिंपली आप रिलेशन देख सकते हो इधर क्या लगता है, तो डी इसका आंसर रहेगा, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। रीजनिंग में जहां तक बात करें, ये जो 4 क्वेश्चन हमने अभी तक बताए, 10 क्वेश्चन टोटल थे, ये 4 में से 4 आपके हो जाने चाहिए। यहां पर अगर आप गलती करते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जीके में कहा था ऐसे क्वेश्चन में आप गलती करते हो जो कि इजी था, वो उस गलती से आप काफी पीछे चले जाते हो। अगर टफ क्वेश्चन में गलत करते हो तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन एस्पिरेंट गलत कर रहे होते हैं उसको, तो वहां पर आप कंपटीशन में पीछे नहीं जा रहे होते। लेकिन इजी क्वेश्चन में जो आप गलत कर देते हो वो आपको काफी पीछे ले जाता है। तो अब हम बात करेंगे, रीजनिंग में 4 ही क्वेश्चन सिंपल थे, बाकी 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं लेवल के पूछे गए थे और 1-2 क्वेश्चन जो कि लेवल से भी ऊपर थे। तो पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन सीरीज से है, तो ध्यान से आप देखो और आप कोशिश करो इसको निकालने की। बताओ क्या हो सकता है। वीडियो पॉज करके आप सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ, इस मुझे नहीं लॉजिक, कभी कभी बंदे का माइंड चल रहा होता है लॉजिक, फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक नहीं किया मुझे इसको देखकर, सीधी सी बात कह रहा हूँ, खुद को मुझे इसको देखकर फर्स्ट टाइम में लॉजिक स्ट्राइक करना होता है यहाँ पर। माइंड इसीलिए पेपर में फ्रेश होना चाहिए था कि दिमाग में वो लॉजिक आ जाए कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं आया, लेकिन आपको बता दूं, देखते हैं आपको ये इसका लॉजिक स्ट्राइक किया कि भाई क्या इसका चल रहा है। एक तो आपको मैंने कहा रीजनिंग जब आप पढ़ते हो उसमें स्क्वायर बिल्कुल रटे होने चाहिए, आपके क्यूब रटे होने चाहिए, और उसके बाद आप जो है मैं बताओ कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट जैसे होते हैं ना, अल्फ़ाबेट ए का 1 बी का 2, ये भी आपका एकदम से रटा होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले तैयार होनी चाहिए, तो उससे थोड़ा दिमाग में और आ जाता है। और यहाँ पर अगर आपको बताएं, ये सीरीज चली थी 3 का मल्टीप्लाई करो 1, 3 का मल्टीप्लाई 1 3 आएगा इसमें, लेकिन प्लस यहाँ पर आपको करना है ये काम, वो है आपका स्क्वायर लगाना। यहाँ पर 0 का स्क्वायर लगेगा तो 3 + 0 = 3 ही आंसर आएगा। ये पहला पॉइंट 3 कैसे बना, ठीक है। दूसरा आपका अब 3 आ गया, 3 से 3 कैसे है वो आपको बता दिया। अब 13 कैसे है, 3 से 3 9 + 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 9 4 9 4 13, तो ये आपका आ गया 30, ठीक है। ऐसे चलिए सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस क्या चली है, पहले क्या था 3 × 1 + 0 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई कैसे चलेगा 1 3 5 7 ऐसे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे करके चलना है आपको। ओके, तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं आगे क्या आएगा आपके हिसाब से। 13 का मल्टीप्लाई आएगा, एक सेकंड रुको जी, इधर 13 का मल्टीप्लाई आएगा, 13 का मल्टीप्लाई इसको मैं वापस कर देता हूँ। यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई आएगा किसके साथ, 3 का हो गया था तो 5 का आएगा, प्लस स्क्वायर 2 का हो गया था तो 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आप करो तो 81 बन जाएगा, 81, ठीक है। और इसके बाद अगर 81 को आप लेते हो तो किसके साथ लोगे, 5 के बाद 7 से आप करोगे, प्लस आप किसका स्क्वायर करोगे, यहाँ 4 चौके 16 था, लेकिन यहाँ पर करोगे 6 का स्क्वायर, 6 के 36 + 36, 81 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 6 का स्क्वायर साथ में लगाना है तो 603 बन जाएगा। अब 603 थोड़ी सी कैलकुलेशन है, टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं। 603 को आपने करना है 9 से मल्टीप्लाई, प्लस कर देना आपको कौन सा स्क्वायर कौन सा चल रहा था, इधर आपने लगाया 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर यहाँ आएगा, 8 का स्क्वायर, तो इसको आप जो प्लस करते हो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका बनता है यहाँ पर ये। ओके, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन और ये टफ था। ये क्वेश्चन की जहाँ तक बात करें, आप देख लो वीडियो पास करके, जहाँ तक हमने देखा ये क्वेश्चन भी जो है कोडिंग डिकोडिंग से इस लेवल का क्वेश्चन पिछले पेपर में नहीं पूछा गया था। पिछले में इजी था, वाइल्ड लाइफ में 25 में से लगभग 25 में से 24-23 क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों टफ थे। इन सर्टन लैंग्वेज ब्रेन इज कोडेड एज TPKDC, देन आपको बताना माइंड कैसे कोड होगा। माइंड तो बाद में कोड करेंगे, पहले ब्रेन को TPKD से कैसे कोड हुआ ये आपने ढूंढना है। बताओ कैसे ये हुआ होगा। क्वेश्चन देख लिया, वीडियो पास करके सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। रोक लो, मैं बताने लगा हूँ, वीडियो रोक कर आप चेक कर लो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपको बताऊँ, बड़ा ही यहाँ पर घुमाया है क्वेश्चन को। ब्रेन को यहाँ पर उल्टा लिखा है, पहले ब्रेन को उल्टा लिखना है, सॉरी उल्टा कहाँ लिखना है, इतना इजी होता तो क्या बात थी, उल्टा नहीं लिखना है आपको। यहाँ पर जैसे इसको अरेंज करना है, उसका जो रैंक है, यानी सबसे पहले सबसे यहाँ पर बड़ा कौन सा बड़ा नंबर में, जैसे कि B का 2 होता है, ऐसे R का क्या, A का जैसे A का 1 है, A सबसे लास्ट, सबसे बड़ा इसमें क्या रहेगा R, उसके बाद N, उसके बाद I, उसके बाद B, उसके बाद A, ये आएगा, ठीक है आपका। इसका कोड जो है ये आपका TP कैसे बना,
आर के बाद एस टी प्लस, अब +2 करना है इसमें, आर के बाद एस टी एन ओ पी आई के आई जे के बी सी डी ए बी सी +2 आपको। और ये तो आप यहाँ समझा रहे हैं, पहले तो सिंपल इतना ही होता था कि ऐसे दिया होगा आर एन आई बी ए, आपको टी पी बताना है, +2 हो गया। लेकिन अब ब्रेन को पहले किया गया है, इसको अरेंज किया है, जो इसके नंबर्स हैं उसको पहले बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज किया गया है। अब इसी तरीके के माइंड जो है, माइंड में एन बड़ा आता है, एम के बाद एन, उसके बाद एस, सबसे बड़ा एस आता है, एस एन एम आई डी, ये आता है। अब इसको 2 प्लस करते रहो, एस के बाद एस टी यू, यू पहला होगा, एक ही ऑप्शन में यू है, आंसर इधर ही निकल जाता है, ठीक है। लेकिन पहला समझना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन था। ये देखो अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ। जीके में बड़ा है, इंग्लिश ठीक था, लेकिन कुछ सेक्शंस को ठीक छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ में बढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन, 4 पहले क्वेश्चन ठीक थे, आगे के 3 क्वेश्चन जो अभी हम बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं टफ देखने को मिले। और यहाँ पर इफ स्मार्ट इज कोडेड एज 96, माइंड 56 है, तो प्रो क्या होगा? देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ, अगर सिंपली एक दिया हो कि स्मार्ट 96 है, प्रो क्या होगा, तो आप सिंपली समझ सकते हो कि कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी। सिंपली आप उसको देखोगे वो कितने नंबर पे आया, प्लस करोगे। एस कितने नंबर पे है, मेरे ख्याल से 19 पे है, ऐसे एम 13 पे है, +1 प्लस आर एस से पहले होता है 19 से पहले, यानी 18, टी उससे भी पहले होता है तो 17, तो ये आता है मेरे ख्याल से, ये देख लेंगे आगे। तो ये तो ये बना कितना, 71, लेकिन 96 तो बना ही नहीं, 96 नहीं बना। बताओ क्या होगा लाजी, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आप सोचो पहले। माइंड का अगर हम देखें तो माइंड का आपको बताएं तो क्या बनेगा माइंड का, एम का तो यहाँ दिया हुआ है, 13 स्मार्ट में भी है, ए बी सी डी, आई का 9 होता है, प्लस एम एन का आपका 18 14 आ गया, ए बी सी डी 4 आ गया, 4 4 8, ये कितना हो गया, 18 27 30 तो 40 हो गया। छूंजा तो ये भी नहीं है। अगर हम 71 में 96 आंसर रहेगा। डी में आपको एक चीज़ बता दूं, स्केयर तो क्यूब मैंने बताया था, लेकिन ये भी आप याद कर लो, ये होपफुली बहुत सारों को याद ही है, लेकिन फिर भी आप इसको 2 4 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है, एक बार इसको ठीक ठाक तरीके से याद करो। तो क्या एक जैसे ए बी सी डी आपको पता होता है, इतना आप कर लेते हो, बीच वाले में ये पता होना चाहिए कि ओ का 15 है, ऐसे बीच में अगर बीच में टोकमा याद रहे ना तो भी आप हो जाता है। लास्ट वाले पता है आपको 25 26 से थोड़ा पीछे चल लेता है बंदा, लेकिन बीच वालों में ये वाले खास करके आपको इसमें से कुछ याद कर लो तब भी हो जाता है। अगर आपको क्यू का पता है 17 है तो पी का 16 होगा, ओ का 15 आपको पता ही रहेगा। तो बीच वाले जो है ऐसे ऐसे करके याद कर लो अच्छे से। ये थे 7 क्वेश्चन रीजनिंग के, और इसमें 3 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग में मैथ टाइप पोर्शन है, तो मैथ वाले सर जो रफ़ी सर हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। मैथ वाला पोर्शन भी, मैथ का इजी पोर्शन पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है एक यहाँ पर। और इसके अलावा आप बताएं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका, एंड देन आपका क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस वगैरह। तो ये जो है रफ़ी सर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मैथ का पोर्शन वो लाएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। तो जहाँ तक अभी तक हमने जो एनालाइज किया, इंग्लिश के आपके 10 में से 10 होने चाहिए थे, और रीजनिंग में आपके 4 क्वेश्चन तो पहले डेफिनेटली होने चाहिए। 7 में से अभी तक बात करूँ मैं, 7 में से 4 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए थे। अभी ये 3 तो बाकी हैं, रफ़ी सर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन 7 में से 4 जो पहले हमने बोले वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए थे। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कि आपको पता है हम पेपर एनालाइज करते हैं जीके एसएसबी को लेवल को समझकर, उसी हिसाब से बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन सी बुक ले लें। मैं आपको बता रहा हूँ बुक, अब यार बुक जो है अपडेट नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर का पोर्शन है या जीके का पोर्शन लेवल क्या है उस हिसाब से नहीं अरेंज हो रही है, बुक्स का यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी अगर कोई अथेंटिक कोर्स कहीं अवेलेबल हो रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि वो एनालाइज कर रहे हैं पेपर्स को, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली अपडेट चीज़ें प्रोवाइड करें, तो आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं हमारे साथ ही पढ़ें, लेकिन अगर आपको हम पर ट्रस्ट है तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, या आप 2 जगह पे भी पढ़ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने से आपका कोई खर्चा तो होने नहीं वाला। आप कहीं से कोर्स परचेज किए हो या करने वाले हो, करो। साथ में थोड़ा ये रख लो, और इसमें क्योंकि आपको चार्जेस की दिक्कत तो है नहीं, 150 रुपये टोटल इसमें हमने चार्जेस रखे हैं। क्वालिटी आपको खुद पता चल जाएगा। अगर बाय द वे क्वालिटी आपको गलत लगती है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके आप बता सकते हैं क्वालिटी सही नहीं है। और सीधी सी बात एक बता दूं आपको, चार्जेस आपको रिफंड डेफिनेटली हो जाएगा 150, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप पहले हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप देखें।
क्वालिटी लगती है तभी अपना टाइम यूटिलाइज करिए। यहाँ बात पैसे की नहीं, आप कहोगे ठीक है 150 गए तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, आपका टाइम तो कीमती है। आपका टाइम ऐसे हम किसी भी चीज़ को आप पढ़ने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप पहले डेमो लेक्चर्स देखें, अगर आपको लगता है क्वालिटी तो आप ज्वाइन करें। और इसके साथ आपको बता दें, हम अपडेट लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, सारी चीज़ों को एक और बार अपडेट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है, कुछ सब्जेक्ट का हमारा कंप्लीट, फाइनेंस अकाउंटेंट का बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको अपडेट की भी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीके पोर्शन में जहाँ तक देखें और हमें थोड़ी सी अपडेट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है और हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।